हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नरेश सर में। तो दोस्तों, हम लगातार आप लोगों के बीच वीडियो लेकर आ रहे हैं। कई बच्चों की शिकायत भी थी, सर आप एक ही टॉपिक को जो है एक एक टॉपिक करके आगे बढ़े। अब हम एक एक टॉपिक करके आगे बढ़े तो उतना समय है नहीं हमारे पास, क्योंकि हमारी परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लूंगा, और उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से जो न्यूमेरिक्स आते हैं, जितनी मेरी समझ है, जो न्यूमेरिक्स पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, उन न्यूमेरिक्स को हम पहले क्लियर करें। तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, वीडियो को आप आराम से देखें। एक वीडियो को दो दो तीन तीन बार देखें, स्किप करके ना देखें। तो आपको मेरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझा पाऊँ, और आज के वीडियो में भी बहुत सारा मटेरियल आपको जो है बोर्ड परीक्षा के लिए मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों, आज जो पहला क्वेश्चन है जो हमने चैप्टर सेलेक्ट किया है, वो चैप्टर है तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी के फिलहाल मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं, और दोनों एक जैसे ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो प्रश्न क्या है, यन के प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई 0.6 सेंटीमीटर हो तथा प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम हो, यदि स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी 1.0 मीटर हो, तो तला संबद्ध स्रोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न ये है। और दूसरा प्रश्न हमने इसी चैप्टर में से लिया है, यन के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में स्लिटों से पर्दे की दूरी जो है वो 100 सेंटीमीटर है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो है वो 5000 एंगस्ट्रॉम है, तथा स्लिट तथा पर्दे के बीच में जो दूरी है वो 0.5 सेंटीमीटर हो, तो फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक बार आप 5 सेकंड के लिए इन प्रश्नों को आराम से पढ़ें और खुद से करने की कोशिश करें, तो बात समझ में आएगी कि हमें करना क्या है। तो उसके बाद मैं आप लोगों को इन दोनों को सॉल्व करके दिखाता हूँ। 5 सेकंड, केवल 5 सेकंड का समय है आपके पास, तो आप लोग इसे कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, तो पढ़ा आपने 5 सेकंड। 5 सेकंड हो रहे हैं। प्रश्न, पहले प्रश्न में मैं आता हूं। पहला प्रश्न हमें क्या दिया है? पहला प्रश्न है, फ्रिंज की चौड़ाई दे रखी है इसने। पहले प्रश्न में हमें दी है फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज की चौड़ाई। अब आप लोगों ने अगर ये तरंग प्रकाशिकी वाला चैप्टर ढंग से देखा है, तो फ्रिंज की चौड़ाई को बीटा बोलते हैं उस चैप्टर में। तो इसको बीटा से प्रदर्शित करते हैं, और बीटा दिया है 0.06 सेंटीमीटर। हम इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलें तो ये बन जाएगा 0.06 गुणा 10⁻²। जैसे ही 10⁻² होता तो ये मीटर में बदल जाएगा। अभी मैं और क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर दो स्थान दशमलव के, तो मैं इसको आगे खिसका देता हूँ। 6.0 कर दिया मैंने इसको। जो 0.06 था उसको 6.0 बना दिया। 6.0 बनाने से क्या फायदा हुआ कि दशमलव दो स्थान आगे खिसक गया, तो ये भी दो स्थान आगे खिसक जाएगा। 10⁻²-2 बन जाएगा, तो ये बन गया मीटर। तो जो बीटा है वो 6.0 गुणा 10⁻4 मीटर है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बोलता है, यानी हमारे पास है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। तो जो प्रकाश है उसकी तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, और लैम्डा मेरे प्यारे भाइयों ये है 6000 एंगस्ट्रॉम। आप इस एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलें तो 6000 गुणा 10⁻10 करना पड़ेगा, और ये बदल जाएगा मीटर में। अब मैं इसके 3 शून्यों को हटा देता हूं, तो ये बनेगा 6.0 गुणा 10⁻, इसमें क्या फर्क पड़ेगा, इसमें से 3 और कम हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, इतना मीटर। -3 हो जाएगा, इसमें से 10 में से -3 करेंगे तो ऋण 7 आएगा ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो जो लैम्डा है वो 6.0 गुणा 10⁻7 मीटर है। इसके बाद बोलता है कि स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी। स्लिट एवं पर्दे के बीच की दूरी। स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी को कैपिटल डी से
प्रदर्शित करते हैं, ये डी है ऐसे, और डी बराबर दे रखा है 1.0 मीटर। ठीक है दोस्तों, हमारे पास बीटा है, लैम्डा है और बी है। अब ये क्या कहते हैं कि तला संबंध स्रोतों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी, तला संबद्ध स्रोतों के जो बीच की दूरी होती है वो छोटा वाला डी यानी स्मॉल डी होते हैं, ये निकालने हैं हमें, स्मॉल डी का मान निकालने हैं। ठीक है, एक बार फ्रेम चेक करते हैं, फ्रेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, उस पर बात करते हैं। आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या है, फ्रिंज की चौड़ाई का एक सूत्र होता है, फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करने का एक विशेष सूत्र होता है जिसको हम दिखाते हैं बीटा से, और बीटा इज इक्वल टू होता है डी लैम्डा बाई डी ए से, यानी द्विस्लिट प्रयोग में बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी। बीटा फ्रिंज की चौड़ाई है, डी जो है वो स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी है, लैम्डा प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है, और ये जो डी है वो तला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी है जिसे हमने निकालने हैं। तो इस सूत्र को थोड़ा सा इधर उधर करने पर मुझे डी निकालने हैं, तो डी को अलग कर दिया मैंने, डी इस तरफ ले आए तो बीटा इधर आ जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा डी लैम्डा बाई बीटा। तो जो बी है उसको निकालने के लिए, डी को निकालने के लिए डी लैम्डा बाई बीटा का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें सारे मान पुटअप करते हैं। जो डी है, जो डी है बड़ा वाला डी, बड़ा वाला डी ये नजर आ रहा है, ये 1.0 है, गुणा लैम्डा, लैम्डा ये है 6.0 गुणा 10 की घात ऋण 7 अपॉन बीटा, बीटा ये है 6.0 गुणा 10 की घात ऋण 4, 6.0 गुणा 10 की घात ऋण 4 ऐसे। तो इस 6.0 से 6.0 कट जाएगा। अब हमें क्या मिला, 1.0 गुणा 10 की घात ऋण 7 ऊपर में है, ये ऋण 4 ऊपर जाएगा तो धन 4 हो जाएगा ऐसे, इस प्रकार से। तो इसको सॉल्व करें तो 1.0 गुणा 10 की घात ऋण 3 मिलेगा हमें ऐसे, ऋण 3। अब ये जो ऋण 3 आया है हमारा आंसर वो मीटर में आया है, 1.0 क्योंकि सारे मान ये भी मीटर में है, ये वैल्यू भी मीटर में है, ये वैल्यू भी मीटर में है, तो ये जो फ्रिंज की चौड़ाई आएगी वो भी मीटर में आएगी। सॉरी, जो तला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी है छोटा वाला डी, वो भी मीटर में आएगा। आप क्या करना है, इस 10 की घात ऋण 3 को अगर मैं हटाऊं तो ये बनेगा 1.0, मीटर का बन जाएगा मिलीमीटर, मीटर का क्या बन जाएगा मिलीमीटर। तो इस प्रकार से जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर निकल के आता है 1.0 mm, 1.0 mm। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरे प्रश्न को भी इसी प्रकार से देखते हैं क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। हमारे पास है स्लिट और पर्दे की दूरी, बीच की दूरी, स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी को डी से दिखाना है। स्लिट एवं पर्दे के बीच की दूरी, स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी जो बड़ा वाला डी है वो बराबर है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य प्यारे दोस्तों इसको हमने लैम्डा से दिखाया था, और ये है हमारे पास 5000 एंगस्ट्रम। 5000 एंगस्ट्रम को मैं मीटर में बदलता हूं तो 5000 को कर देने हैं गुणा 10 की घात ऋण 10 से, तो जैसे ही 10 की घात ऋण 10 से गुणा होगा तो ये बन जाएगा मीटर। ठीक है, अब इसके 3 शून्य हटा देते हैं तो ये बचेगा 5 गुणा इसमें से 3 कम हो जाएगा -7 मीटर। अब ये वाली दूरी सेंटीमीटर में है तो मैं कोशिश करता हूं कि ये भी सेंटीमीटर में आए, तो सेंटीमीटर में आने के लिए जो मीटर है वो 500 मीटर हो जाएगा, गुणा 10 की घात ऋण 7 मीटर। 5 मीटर 500 सेंटीमीटर होता है, इतना समझने हैं। इसके 2 शून्य इधर दे दो तो हमें मिलेगा 5 गुणा 10 की घात
-5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो जो प्रयुक्त प्रकाश है उसकी तरंगदैर्घ्य 5 × 10⁻⁵ है। उसके बाद स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी दी है इसमें, स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी, स्लिट एवं पर्दे के बीच की दूरी, स्लिट एवं पर्दे के बीच की दूरी तो हम ऊपर में लिख चुके हैं। तो इसका मतलब ये स्लिटों के बीच की दूरी है, स्लिटों के बीच की दूरी, स्लिटों के बीच की दूरी d, जो हमने यहाँ क्लास संबंध स्रोतों के बीच की दूरी लिखी है उस प्रश्न में स्लिटों के बीच की दूरी दे रखी है जिसको d बोल रहे हैं हम, छोटा वाला d, और वो है 0.005 सेंटीमीटर, 0.05 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है फ्रिंज की चौड़ाई। क्या ज्ञात करना है? फ्रिंज की चौड़ाई। तो चूंकि फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है उसको बीटा से प्रदर्शित करते हैं, और बीटा का सूत्र अभी हमने लिखा था d लैम्डा बाई छोटा वाला d, से d लैम्डा बाई छोटा d। इसमें सारी चीजें फिलअप करते हैं तो यहां से हमें बीटा मिलेगा, बीटा बराबर d दोस्तों ये 100 सेंटीमीटर है तो इसकी जगह 100 आ जाएगा। लैम्डा जो है वो 5 × 10⁻⁵ है, 5 × 10⁻⁻5 अपॉन ये है 0.05 ऐसे। तो सारी चीजें रख दी हैं। अब ये टर्म करते हैं, वो टर्म क्या हो सकता है? 100 तो ये ऑलरेडी है हमारे पास, फिर इधर 5 है गुणा 10⁻5 है। मैं ये टर्म कर रहा हूँ, ये जो 0.05 है मैं इसको 5 बना रहा हूँ। 5 बनाने का मतलब है इसके दशमलव के 2 स्थान गायब कर देना। तो इसके 2 स्थान गायब हुए हैं तो ऊपर हो जाएगा 10⁻2 से गुणा। अगर मैंने 10⁻2 से नीचे गुणा किया तो दशमलव हट गया और 10⁻2 ऊपर में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई रॉकेट मैथ्स नहीं है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? बीटा बराबर 100 को मैं 10⁻2 लिख सकता हूँ, तो 100 हो गया 10⁻2 और इधर 5 से 5 उड़नती हो जाएगा, उड़ जाएगा। 10⁻2 ये भी है और 10⁻5 ये है, इतना बचा हमारे पास। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ देते हैं, 10⁻4 गुणा 10⁻5 ऐसे, ये दोनों जोड़ेंगे तो 10⁻4 ये 10⁻5। तो यहां से बीटा निकल के आएगा 10⁻8 सेंटीमीटर, 10⁻8 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 0.8 सेंटीमीटर, और ये है हमारा आंसर। ऐसे 0.8 सेंटीमीटर जो है वो दूसरे प्रश्न का आंसर होगा। तो प्यारे दोस्तों, अगले 2 प्रश्न जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं वो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, इसके जो दूसरा मतलब तीसरा प्रश्न है आज की वीडियो में, वो किसी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 60 अंश का है तो उस माध्यम का क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। ये और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी माध्यम का क्रांतिक कोण अगर 45 अंश है तो ब्रूस्टर कोण कितना होगा। ये 2 हमारे पास और प्रश्न है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न में, पहले प्रश्न में हमें क्या दिया है? माध्यम का दिया है ध्रुवण कोण, माध्यम का ध्रुवण कोण, जो माध्यम का ध्रुवण कोण है जिसको हम बोलते हैं आईबी। ध्रुवण कोण तो दिखाते हैं आईबी से, और आईबी है हमारे पास 60 अंश। यदि किसी माध्यम का ध्रुवण कोण प्राप्त हो, यदि किसी माध्यम का ध्रुवण कोण प्राप्त हो तो हम उसमें लगा सकते हैं ब्रूस्टर का नियम। तब ब्रूस्टर के नियम से, ब्रूस्टर के नियम से। तो प्यारे दोस्तों,
ब्रूस्टर का नियम क्या है? ब्रूस्टर का नियम है n बराबर 10 IB। तो ये ब्रूस्टर का नियम है, n इज इक्वल टू 10 IB। तो यहां से अब हम क्या कर सकते हैं, n बराबर 10, ये जो IB है उसकी जगह लिख देते हैं 60 डिग्री। 10 IB इज इक्वल टू 1060, 10 IB इक्वल टू 1060। तो सबसे पहले हमने ऐसा कर दिया, तो यहाँ से n निकालें तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 1060 का मान, 1060 होता है √3। 1060 कितना होता है दोस्तों? √3। अब क्या करते हैं, √3 की वैल्यू लिख देते हैं। √3 की वैल्यू होती है 1.73। तो इस माध्यम का जो ये जो माध्यम है, इस माध्यम का हमें मिल जाता है, अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो 1.73 हो जाता है। तो फिर दोस्तों हमें निकालने हैं क्रांतिक कोण। तो क्या लिखते हैं, माना क्रांतिक कोण IC है। क्रांतिक कोण को किससे दिखाने हैं? IC से। अगर क्रांतिक कोण IC है तब तब सूत्र होता है n बराबर 1/sin IC। तो किसी माध्यम का अगर हमें माध्यम में क्रांतिक कोण पता है, तो अपवर्तनांक n बराबर 1/sin IC होते हैं। तो यहां से अब हमें निकालना है साइन IC का मान। तो साइन IC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ये n आ जाएगा इसके अपॉन में, तो 1/n हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1/n। और 1/n होता है, तो यहां से साइन IC निकल के आएगा 1/n की जगह ये वाला मान 8.73 से, n की जगह क्या आ जाएगा 8.73। और 8.73 का मान अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा 5.7, 0.57। आगे भी आ सकता है, फिलहाल हम इतना छोड़ देंगे इसको। तो हमें क्या मिला, साइन IC बराबर 0.57। अब 0.57 के लिए जो कोण होता है प्यारे भाइयों, वो होता है साइन 35.5। साइन 35.5 का मान 0.57 होता है। तो यहां से हमें मिलेगा IC जो हमने निकालने हैं, IC वो बराबर हो जाएगा 35.5 डिग्री। अब ये याद करना पड़ेगा, कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो याद ही करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे एक फैक्टर उनमें से ये भी है कि ये हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न में क्रांतिक कोण को हम निकाल सकते हैं और जिसका मान होगा 35.5। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में हमें दिया है माध्यम का क्रांतिक कोण। यहाँ ब्रूस्टर कोण यानी ध्रुवण कोण दिया था, यहाँ क्रांतिक कोण दिया है, क्रांतिक कोण। तो किसी माध्यम के क्रांतिक कोण को IC से प्रदर्शित करते हैं और IC बराबर दिया है इसने हमें 45 अंश से। अगर हमारे पास IC है तो हम माध्यम का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसको n से दिखाते हैं और n इक्वल टू होता है 1/sin IC ऐसे, 1/sin IC। तो ये बन जाएगा 1/sin IC की जगह आ जाएगा 45 अंश से, साइन 45। अब साइन 45 जो होता है वो 1/√2 होता है। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और यहाँ से n निकल के आएगा √2। ये पलट जाएगा ये वाला हिस्सा, तो √2 बन जाएगा ऊपर जाके, और √2 का मान होता है 1.48। तो इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो 1.48 निकल के सामने आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या करना है, अब ये अगर हमें मिल जाते हैं अपवर्तनांक तब हम इसमें लगाएंगे ब्रूस्टर का नियम। तब ब्रूस्टर के नियम से
अब ब्रूस्टर का नियम क्या कहते हैं? ब्रूस्टर का नियम कहते हैं n इज इक्वल टू 10 IB, n बराबर 10 IB। ये ब्रूस्टर का नियम है, जहां पे IB जो है वो ब्रूस्टर कोण है और वही ब्रूस्टर कोण हमने निकालने हैं। तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, n की जगह ये वाला मान रख देते हैं, 1.48 बराबर 10 IB। 1.48 आराम से देते हैं, 1.48 बराबर 10 IB। तो ये जो 1.48 है, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, 10 IB बराबर 1.48 ऐसा। अब 10 के 30 कोण का मान, 10 के 30 कोण का मान 1.48 होता है, 1.48 होता है। ये दिमाग लगाना है हमने, बस कहानी वहां से शुरू हो जाती है। तो इसमें याद करने वाली ही चीजें हैं। तो 10 IB ये बराबर हो जाएगा 10 54.7, 54.7 डिग्री का मान 1.48 होता है। तो यहाँ से 10 और 10 को हटा देने हैं, तो जो हमारा IB है, जिसको इसने ब्रूस्टर कोण बोला है, वो बराबर 54.7 डिग्री निकल के सामने आ जाएगा। तो ये याद करने वाली चीजें हैं जो हमें याद करनी ही पड़ेगी अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, प्रकाश की एक किरण अपवर्तनांक बराबर √3 वाले पृष्ठ पर ब्रूस्टर कोण पर आपतित है, तो अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। अभी इससे पहले जो दो क्वेश्चन थे, उन दो क्वेश्चनों में हमने ब्रूस्टर कोण और क्रांतिक कोण, ये दो कोण निकाले थे। अब जो प्रश्न है उसमें हमने अपवर्तन कोण ज्ञात करने हैं। तो कोणों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हमारी परीक्षा में आए तो हम उसके लिए तैयार, हमें उसके लिए तैयार रहना है। तो आप इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो हमें सबसे पहले क्या दिया है उसने कि हमारे पास ब्रूस्टर कोण नहीं है, तो हम क्या लिख देते हैं, माना ब्रूस्टर कोण, ब्रूस्टर कोण IB है, माना ब्रूस्टर कोण IB है, ठीक है। अपवर्तनांक हमें दिया है, अपवर्तनांक जिसको हम बोलेंगे n, और n बराबर है दोस्तों √3। n बराबर क्या दिया है, √3। अब हमने ब्रूस्टर कोण अगर मान दिया तो हमें ब्रूस्टर का नियम लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। ब्रूस्टर के नियम से, आप ब्रूस्टर का नियम क्या कहते हैं, ब्रूस्टर के नियम से n बराबर है, अभी हमने सीखा था n बराबर 10 IB होता है। ब्रूस्टर का जो नियम है वो n इक्वल टू 10 IB होता है। आप इसमें मान रखते हैं, n का मान दिया है उसने हमें √3, √3 बराबर 10 IB, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 10 IB बराबर √3। अब हमें मालूम होना चाहिए कि 10 के किस कोण का मान √3 होता है। तो 10 के 60 डिग्री का मान, 10 60 अंश बराबर √3 होता है। तो यहां से 10 और 10 को हटाएं तो IB निकल के आता है 60 अंश। तो एक कहानी तो इस प्रश्न की ये है कि जिस ब्रूस्टर कोण पर प्रकाश किरण आपतित हो रही है, जिस ब्रूस्टर कोण पर प्रकाश किरण आपतित है, उस ब्रूस्टर कोण का मान 60 अंश का है, ठीक है भाइयों। अब आगे की प्रोसेस क्या है, एक चीज और समझना है, वो ये है कि चूंकि ब्रूस्टर कोण पर आपतित किरण एवं अपवर्तित किरण, आपतित किरण एवं अपवर्तित किरण परस्पर लंब होते हैं। ये बात याद रखनी है, अगर कहीं पर ब्रूस्टर कोण है तो वहां पे आपतित किरण इसको समझना है। ब्रूस्टर कोण पर, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है,
आपतित किरण और अपवर्तित किरण ब्रूस्टर कोण के ऊपर में लंब होते हैं। ब्रूस्टर कोण पर क्या होते हैं? लंब। अगर वो लंब है, अगर वो लंब है, अर्थात हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितना भी हमारा ब्रूस्टर कोण है, उस ब्रूस्टर कोण में अगर अपवर्तन कोण को जोड़ दें, आर को जोड़े, तो दोनों का मान होता 90 अंश। दोनों का मान होता 90 अंश। लंब है का मतलब ब्रूस्टर कोण प्लस अपवर्तन कोण बराबर 90 अंश। अब यहां से कहानी में ट्विस्ट है। आई बी हमने निकाला है 60 अंश, तो ये जो आई बी है उसको 60 अंश रखना है, प्लस आर बराबर 90। तो यहां से हम आर निकालना, लॉलीपॉप हो गया है, तो आर बराबर 90, इस तरफ जाके -60 हो जाएगा। तो 90 में से अगर हम 90 में से 60 घटा दें तो हमें मिलेगा 30 अंश। तो प्यारे भाइयों, जो हमें निकालना था आर, जिसको अपवर्तन कोण बोला है, उसका मान 30 अंश निकल के सामने आता है। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का भी निपटारा कर दिया। ठीक है भाइयों, आज के वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने जो भी आपके खास दोस्त हैं, जो आपके सहपाठी हैं, उनसे ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चनों को और डिस्कस करें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। और अधिक आपको सीखने हैं तो हमारे वीडियो के, हमारे चैनल के साथ आपको बनना पड़ेगा, चैनल के साथ बने रहना पड़ेगा, और परीक्षाओं में और अधिक नंबर लाने के लिए हमारा प्रयत्न जो है आप लोगों के साथ ऐसे ही चलता रहेगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।